कैलेंडर ने कई बार अपने पन्ने पलटे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए हैं और हफ्ते महीनों में। अब जब से पहले टैंक सीमा पार हुए थे 2 साल से ज्यादा हो गए हैं। हम जून 2025 में हैं और रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध सिर्फ चल नहीं रहा है, यह दुनिया के चेहरे पर एक जख्म बन गया है जो बदतर होता जा रहा है। जो एक तेज हमला था वह अब एक भयानक लंबा चलने वाला संघर्ष बन गया है। हेडलाइंस कुछ समय के लिए पहले पन्नों से हट गई होंगी, लेकिन जमीन पर हकीकत और भी खतरनाक हो गई है। जल्दी समाधान की उम्मीद अब दूर की बात है। तोपखाने की लगातार गड़गड़ाहट और हवाई हमले के सायरन की चीख ने कूटनीति की भाषा को दबा दिया है। दुनिया देख रही है, अक्सर बेबसी के साथ, क्योंकि यह संघर्ष एक नए ज्यादा खतरनाक दौर में प्रवेश कर रहा है। शुरुआती झटका अब एक भयानक नए सामान्य में बदल गया है। यूक्रेन के लोगों के लिए जिंदगी रोज का जुआ है। दोनों तरफ के सैनिकों के लिए यह एक लगातार चलने वाली खून खराबे की मशीन है, और बाकी दुनिया के लिए यह एक लगातार याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक है। इस युद्ध की कहानी अब सीधी नहीं है। यह भू राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं, राष्ट्रीय गौरव और भारी मानवीय पीड़ा का एक जटिल जाल है। युद्ध की रेखाएं सिर्फ डोनबास क्षेत्र की कीचड़ में नहीं खींची गई है, वे साइबर स्पेस में, डिप्लोमेटिक कक्षों में और वैश्विक अर्थव्यवस्था में खींची गई है। हर नया डेवलपमेंट, हर मिसाइल हमला, हर राजनीतिक बयान एक ऐसी स्थिति में जटिलता की एक और परत जोड़ता है जो पहले से ही सुलझने लायक नहीं लगती। सवाल अब यह नहीं है कि यह युद्ध कब खत्म होगा, बल्कि यह है कि यह खत्म होने से पहले और कितना कुछ निगल जाएगा। युद्ध के शुरुआती दिनों में अविश्वास का माहौल था। बहुतों ने सोचा था कि यह कुछ हफ्तों में खत्म हो जाएगा, लेकिन यूक्रेनी लोगों के भयंकर प्रतिरोध ने, जिसका नेतृत्व उनके राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने किया, पूरी तरह से स्क्रिप्ट बदल दी। उन्होंने अपनी संप्रभुता को आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। रूस ने दूसरी ओर पीछे हटने से इनकार कर दिया है, अपने प्रयासों और संसाधनों को 2 गुना कर दिया है। इसने सबसे क्रूर प्रकार का गतिरोध पैदा कर दिया है। यह एक घर्षण का युद्ध है, जहां जीत को हासिल किए गए मीलों में नहीं, बल्कि दुश्मन की नुकसान सहने की क्षमता में मापा जाता है। इस लंबे संघर्ष ने सेनाओं को थका दिया है, शहरों को तबाह कर दिया है और लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया है, जिससे यूरोप में पीढ़ियों से न देखी गई मानवीय संकट पैदा हो गया। हवा में तनाव भरा हुआ है और दांव पहले से कहीं ज्यादा ऊंचे हैं। आज 17 जून 2025 को स्थिति पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक महसूस होती है। हमलों की तीव्रता बढ़ गई है। मॉस्को और कीव दोनों से बयानबाजी सख्त हो गई है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय विभाजित और कभी-कभी पंगु लगता है। पश्चिम की शुरुआती एकता को संघर्ष की लंबी अवधि और लागत से परखा जा रहा है। युद्ध के अपनी मौजूदा सीमाओं से बाहर फैलने का खतरा, प्रमुख विश्व शक्तियों के बीच सीधे टकराव का खतरा बहुत बड़ा है। यह अब सिर्फ यूक्रेन का युद्ध नहीं है, यह एक ऐसा संघर्ष है जिसके झटके पूरे महाद्वीपों में महसूस किए जा रहे हैं। हमारे आधुनिक इतिहास का एक भयानक अध्याय जो अभी भी खून और आंसुओं में लिखा जा रहा है। दुनिया सांस रोके हुए है, यह सोच रही है कि अगला पन्ना क्या लाएगा। पिछले 2 दिनों में युद्ध ने एक बार फिर अपना सबसे बदसूरत चेहरा दिखाया है। यूक्रेन के बड़े शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की बारिश हुई है। कुछ निवासियों को जो सापेक्ष शांति महसूस होने लगी थी, वह हिंसक रूप से टूट गई है। राजधानी कीव में हवाई हमले के सायरन की परिचित भयानक आवाज ने सुबह से पहले के अंधेरे को चीर दिया। पूरे शहर में विस्फोटों की गूंज सुनाई दी, क्योंकि हवाई रक्षा प्रणालियां आने वाले प्रोजेक्टाइल को रोकने के लिए बेताबी से काम कर रही थीं। इन प्रयासों के बावजूद कई हमलों ने महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में अंधेरा छा गया और पानी की आपूर्ति कट गई। हमले रैंडम नहीं थे, वे मॉस्को से एक सोची समझी और क्रूर संदेश थे। यूक्रेनी लोगों की भावना को तोड़ने के उद्देश्य से शक्ति प्रदर्शन। खार्किव शहर, जो रूसी सीमा के खतरनाक रूप से करीब स्थित है, एक बार फिर हमले का खामियाजा भुगत रहा है। खार्किव के लोगों के लिए गोलाबारी दैनिक जीवन का एक भयानक हिस्सा बन गई है, लेकिन हाल के हमले विशेष रूप से तीव्र रहे हैं। आवासीय भवनों, शॉपिंग सेंटरों और सार्वजनिक चौकों को निशाना बनाया गया है। ये सैन्य प्रतिष्ठान नहीं है, ये वे स्थान हैं जहां आम लोग रहते हैं, काम करते हैं और इकट्ठा होते हैं। हर विस्फोट पीछे तबाही का मंजर छोड़ जाता है, टूटे हुए कांच, मुड़ा हुआ धातु और युद्ध के अमिट निशान।
बंकर और मेट्रो स्टेशन एक बार फिर हजारों लोगों के लिए अस्थायी घर बन गए हैं, क्योंकि परिवार अंधेरे में एक साथ हडल्ड हैं, हमले के खत्म होने की प्रार्थना कर रहे हैं। हमलों का उद्देश्य डर और घबराहट फैलाना है, जीवन को असहनीय बनाना है। आगे दक्षिण में काला सागर पर स्थित बंदरगाह शहर ओडेसा भी एक मुख्य लक्ष्य रहा है। यूक्रेन के अनाज निर्यात के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र होने के नाते ओडेसा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। हाल के हमलों ने इसके बंदरगाह के बुनियादी ढांचे, गोदामों और अनाज साइलों को निशाना बनाया है। यह सिर्फ यूक्रेन पर हमला नहीं है, यह वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर हमला है। ओडेसा की अनाज निर्यात करने की क्षमता को पंगु बनाकर रूस का लक्ष्य न केवल यूक्रेन पर बल्कि उन कई देशों पर भी इकोनॉमिक प्रेशर डालना है जो इसकी आपूर्ति पर निर्भर करते हैं। काला सागर के ऊपर का आकाश एक नया युद्ध मोर्चा बन गया है, जिसमें नौसेना ड्रोन और एंटीशिप मिसाइलें शहर के खतरे को बढ़ा रही है। इस ऐतिहासिक शहर के निवासियों के लिए समुद्र, जो कभी समृद्धि का स्रोत था, अब लगातार खतरे का स्रोत बन गया है। इन हमलों का मानवीय मूल्य चौंकाने वाला है। रणनीतिक हमलों की खबर के पीछे गहरे व्यक्तिगत नुकसान की कहानियां हैं। परिवार बिखर गए हैं, जीवन पल भर में बुझ गए हैं। कीव में एक बमबारी वाले अपार्टमेंट बिल्डिंग के मलबे में एक बच्चे का खिलौना पड़ा हुआ है। खार्किव के एक अस्पताल में डॉक्टर घायल लोगों को बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। उनके संसाधन पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। मनोवैज्ञानिक तोल बहुत बड़ा है। आसमान से मौत का लगातार खतरा गहरे अदृश्य भाव छोड़ जाता है। यह लाखों यूक्रेनियन के लिए वास्तविकता है। उनकी लचीलापन असाधारण है, लेकिन इसे हर दिन एक ऐसे युद्ध से परखा जा रहा है जिसका कोई अंत और कोई दया नहीं लगती। इस नए हमले के सामने यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की अटल विरोध का प्रतीक बने हुए हैं। उनकी रात की वीडियो संबोधन उनके देश की अटूट भावना का प्रतीक बन गए हैं। अपने नवीनतम संदेश में उनकी आवाज दृढ़ थी, उनके शब्द तीखे थे। उन्होंने रूस की आतंकवादी रणनीति की निंदा की, यह कसम खाई कि यूक्रेन को डराया नहीं जाएगा। उन्होंने घोषणा की कि हर मिसाइल हमला उनके देश के अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ने के संकल्प को और मजबूत करता है। लेकिन अकेला विरोध मिसाइलों को नहीं रोक सकता। जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने वेस्टी सहयोगियों से तत्काल अपील की है। वह सिर्फ समर्थन नहीं मांग रहे हैं, वह अधिक उन्नत हथियारों, अधिक परिष्कृत हवाई रक्षा प्रणालियों और हमलावर पर हमला करने के लिए लंबी दूरी की मिसाइलों की मांग कर रहे हैं। उनकी याचिका अनसुनी नहीं हुई है, लेकिन प्रतिक्रिया भू राजनीति का एक जटिल नृत्य है। संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके नाटो सहयोगियों ने यूक्रेन का समर्थन करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। सैन्य सहायता का एक नया पैकेज घोषित किया गया है, जिसमें अधिक पैट्रियट मिसाइल बैटरी और गोला बारूद शामिल है। हालांकि गठबंधन के भीतर किस प्रकार के हथियार प्रदान किए जाएं, इस पर बहस बढ़ रही है। कुछ सदस्य राज्य उन हथियारों की आपूर्ति करने में संकोच कर रहे हैं जो रूसी क्षेत्र के अंदर गहराई तक हमला कर सकते हैं। परमाणु सशस्त्र शक्ति के साथ संघर्ष के सीधे बढ़ने के डर से यूक्रेन का समर्थन करने और एक व्यापक युद्ध से बचने के बीच यह कड़ी चाल शुरू से ही अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया को परिभाषित करती रही है। यह एक नाजुक संतुलन है और तराजू किसी भी क्षण पलट सकता है। इस बीच रूस इन घटनाक्रमों पर बारीकी से नजर रख रहा है और अपनी रणनीति को समायोजित कर रहा है। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने स्पष्ट कर दिया है कि यूक्रेन को आपूर्ति किए गए किसी भी नए उन्नत हथियार का गंभीर जवाब दिया जाएगा। उन्होंने रूस की सेना के आकार को और बढ़ाने और ड्रोन, मिसाइलों और अन्य हथियारों के अपने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की योजना की घोषणा की है। विश्वसनीय रिपोर्टें हैं कि रूस ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों से तकनीकी सहायता और घटक प्राप्त कर रहा है और चीन से शांत, गैर घातक समर्थन मिल रहा है। इसने संघर्ष को औद्योगिक क्षमता के एक प्रॉक्सी युद्ध में बदल दिया है। यह देखने की दौड़ कि कौन सा पक्ष खुद को तेजी से और अधिक प्रभावी ढंग से हथियारबंद कर सकता है। युद्ध का मैदान नई, अधिक घातक तकनीक से भर रहा है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय अभी भी विचारों का एक खंडित परिदृश्य बना हुआ है, जबकि पश्चिम रूस की निंदा में बड़े पैमाने पर एकजुट है। भारत सहित ग्लोबल साउथ के कई देशों ने अधिक तटस्थ रुख बनाए रखा है। वे संवाद के माध्यम से शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान करते हैं, जबकि जटिल आर्थिक और राजनयिक नतीजों से निपटते हैं। संयुक्त राष्ट्र काफी हद तक शक्तिहीन लगता है। उसकी सुरक्षा परिषद रूस के वीटो पावर से पंगु है। इसने यूक्रेन को अपने अस्तित्व के लिए
इच्छुक राष्ट्रों के गठबंधन पर बहुत अधिक निर्भर छोड़ दिया है। दुनिया की प्रतिक्रिया मजबूत समर्थन, सतर्क तटस्थता और शांत मिलीभगत का एक मिश्रण है, जो इस युद्ध ने वैश्विक मंच पर उजागर किए गए गहरे विभाजनों को दर्शाता है। यूक्रेन में युद्ध 20वीं सदी के संघर्षों को परिभाषित करने वाले टैंकों और पैदल सेना के ट्रेडिशनल कॉन्फ्रंटेशन से कहीं आगे निकल गया है। यह दुनिया का पहला पूर्ण पैमाने पर ड्रोन युद्ध बन गया है। दोनों पक्ष विभिन्न अभियानों के लिए हजारों मानव रहित हवाई वाहन तैनात कर रहे हैं। छोटे, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध ड्रोन टोही के लिए उपयोग किए जाते हैं, जो घातक सटीकता के साथ तोपखाने की आग का मार्गदर्शन करते हैं। तुर्की निर्मित बायकरतार जैसे बड़े, अधिक परिष्कृत ड्रोन यूक्रेन के लिए और ईरानी निर्मित शाहद रूस के लिए तथाकथित आत्मघाती हथियारों के रूप में उपयोग किए जाते हैं, जो दुश्मन की रेखाओं के पीछे गहराई तक लक्ष्यों को भेदने के लिए विस्फोटकों से भरे होते हैं। आकाश इलेक्ट्रॉनिक आंखों और उड़ते हुए बमों का एक निरंतर गुंजन है, जो जमीनी युद्ध की प्रकृति को ही बदल रहा है। खाइयों में सैनिक अब सिर्फ गोले से सुरक्षित नहीं है, उन्हें ऊपर से शिकार किया जाता है। यह तकनीकी हथियारों की दौड़ साइबर स्पेस के अदृश्य दायरे तक फैली हुई है। आक्रमण की शुरुआत से ही रूस ने यूक्रेन की सरकार, सेना और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के खिलाफ बड़े पैमाने पर साइबर हमले शुरू किए हैं। उन्होंने बिजली ग्रिड को अक्षम करने, संचार नेटवर्क को बाधित करने और अराजकता और भ्रम फैलाने के लिए गलत सूचना फैलाने की कोशिश की है। यूक्रेन ने वेस्टी खुफिया एजेंसियों और निजी तकनीकी कंपनियों की महत्वपूर्ण मदद से एक आश्चर्यजनक रूप से मजबूत साइबर रक्षा की है। उन्होंने अपने स्वयं के जवाबी हमले भी शुरू किए हैं, रूसी राज्य मीडिया और सैन्य डेटाबेस में हैक कर लिया है। यह डिजिटल युद्ध प्रोग्रामर और हैकर्स द्वारा लड़ा गया एक मूक समानांतर संघर्ष है, सूचना और नियंत्रण के लिए एक लड़ाई जो जमीनी लड़ाई जितनी ही महत्वपूर्ण है। जमीन पर रणनीति एक क्रूर घर्षण युद्ध में बदल गई है, खासकर डोनेट्स्क और लुहांस्क के पूर्वी क्षेत्रों में, जिसे सामूहिक रूप से डोनबास के नाम से जाना जाता है। कीव पर बिजली की गति से कब्जा करने की रूस की शुरुआती योजना विफल रही। अब उसका सैन्य उद्देश्य इन औद्योगिक हृदय स्थलों पर पूर्ण कब्जा और विलय प्रतीत होता है। यहाँ की लड़ाई प्रथम विश्व युद्ध की याद दिलाती है, जिसमें खाइयों का विशाल नेटवर्क, लगातार तोपखाने की बमबारी और छोटे शहरों और गांवों पर नियंत्रण के लिए खूनी इंच इंच की लड़ाई होती है। यूक्रेन अपनी ओर से एक बड़े जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है, अपनी सेनाओं का निर्माण कर रहा है और रूसी रेखाओं में कमजोरियों की तलाश कर रहा है। डोनबास का भाग्य युद्ध के अंतिम परिणाम को बहुत अच्छी तरह से निर्धारित कर सकता है। दोनों नेता नई रणनीतियों के साथ अपनी जगह बना रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की रणनीति यूक्रेन का समर्थन करने की पश्चिम की इच्छा को मात देना लगती है। वह इस विचार पर दांव लगा रहे हैं कि इकोनॉमिक प्रेशर, राजनीतिक विभाजन और युद्ध की थकान अंततः गठबंधन को ढा देगी। वह एक लंबे युद्ध की बात करते हैं, इसे एक विस्तारवादी नाटो के खिलाफ एक अस्तित्वगत संघर्ष के रूप में देखते हैं। राष्ट्रपति जेलेंस्की की रणनीति इसके विपरीत दुनिया का ध्यान यूक्रेन की दुर्दशा पर केंद्रित रखना और पर्याप्त सैन्य शक्ति हासिल करना है, ताकि न केवल बचाव किया जा सके बल्कि क्रीमिया सहित सभी कब्जे वाले क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया जा सके। उनकी कहानी नेशनल एग्जिस्टेंस और निरंकुश आक्रामकता के खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की है। ये दो असंगत दृष्टिकोण ही इस विनाशकारी संघर्ष को बढ़ावा देते रहते हैं। यह युद्ध, हालांकि यूक्रेनी धरती पर लड़ा जा रहा है, एक दूर का क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। इसके परिणाम पूरी दुनिया में फैल गए हैं, जो लगभग हर देश के घरों और अर्थव्यवस्थाओं तक पहुंच गए हैं। सबसे तात्कालिक प्रभाव ऊर्जा और खाद्य कीमतों पर पड़ा है। रूस तेल और प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख वैश्विक आपूर्तिकर्ता है और यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी तेल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है। संघर्ष और रूस पर बाद के प्रतिबंधों ने इन आपूर्तियों को बाधित कर दिया है, जिससे ऊर्जा की कीमतें आसमान छू गई हैं। यूरोप में जो देश रूसी गैस पर बहुत अधिक निर्भर थे, उन्होंने वैकल्पिक स्रोत खोजने के लिए हाथ पैर मारे हैं, जिससे ऊर्जा संकट और आम नागरिकों के लिए बिजली के बिलों में वृद्धि हुई है। इसने दुनिया भर में मुद्रास्फीति को बढ़ावा दिया है, जिससे हमारी कारों के लिए पेट्रोल से लेकर हमारी रोज की रोटी की लागत तक सब कुछ महंगा हो गया है। आर्थिक झटके एशिया में भारत सहित मजबूती से महसूस किए गए हैं। जबकि भारत रूसी तेल से रियायती तेल प्राप्त करने में कामयाब रहा है,
समग्र वैश्विक मुद्रास्फीति ने इसकी अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है। आयातित वस्तुओं की लागत बढ़ गई है और आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों ने विभिन्न उद्योगों को प्रभावित किया है। युद्ध ने देशों को अपनी आर्थिक निर्भरता और रणनीतिक साझेदारियों का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए मजबूर किया है। यूरोप के लिए यह रूसी ऊर्जा पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए एक दर्दनाक लेकिन आवश्यक वेकअप कॉल रहा है। एशिया और अफ्रीका के उन देशों के लिए जो यूक्रेनी अनाज पर निर्भर हैं, संघर्ष ने भोजन की कमी और सामाजिक अशांति का खतरा बढ़ा दिया है। युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक शक्तिशाली, अस्थिर करने वाली शक्ति बन गया है, जो मौजूदा समस्याओं को बढ़ा रहा है और नए पैदा कर रहा है। भू राजनीतिक परिदृश्य भी मौलिक रूप से बदल गया है। युद्ध ने नाटो गठबंधन में नई जान फूंक दी है, जिसे कई लोग अपना उद्देश्य खो रहा मान रहे थे। इसने फिनलैंड और स्वीडन जैसे ऐतिहासिक रूप से तटस्थ देशों को गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया है, जिससे यूरोप के सुरक्षा मानचित्र को प्रभावी ढंग से फिर से बनाया गया है। संघर्ष ने लोकतांत्रिक पश्चिम और रूस, चीन और ईरान सहित निरंकुश राज्यों के एक उभरते हुए धुरी के बीच दरार को भी गहरा कर दिया है। चीन की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जबकि इसने रूस को सीधे सैन्य सहायता प्रदान नहीं की है। इसके राजनयिक और आर्थिक समर्थन ने मॉस्को को वेस्टी प्रतिबंधों के तूफान का सामना करने में मदद की है। इसने एक नई शीत युद्ध जैसी गतिशीलता पैदा की है, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन वैश्विक मंच पर प्रभाव के लिए प्रतिस्पर्धा कर रही है। युद्ध ने भारत जैसे देशों के लिए भी गहरे सवाल उठाए हैं, जिन्होंने एक नाजुक संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है। भारत का रूस के साथ एक लंबे समय से रणनीतिक संबंध है, खासकर रक्षा में, लेकिन इसके संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के साथ भी बढ़ते संबंध हैं। रूस के आक्रमण की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के वोटों से दूर रहकर और मॉस्को के साथ अपने व्यापार को बढ़ाकर भारत ने अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दी है। हालांकि इस रुख को उसके वेस्टी सहयोगियों के दबाव का सामना करना पड़ा है। रूस यूक्रेन संकट ने हर राष्ट्र को कठिन विकल्प चुनने के लिए मजबूर किया है, जो 21वीं सदी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जटिल और अक्सर विरोधाभासी प्रकृति को दर्शाता है। दुनिया अधिक ध्रुवीकृत हो रही है और तटस्थता के लिए जगह सिकुड़ रही है। हम अब एक अहम मोड़ पर हैं। आने वाले दिन और हफ्ते निर्णायक हो सकते हैं। दुनिया सांस रोके देख रही है, क्योंकि यूक्रेन अपने जवाबी हमले की तैयारी कर रहा है और रूस अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। केंद्रीय प्रश्न अभी भी बना हुआ है, क्या यह संघर्ष बातचीत और शांति के रास्ते पर ले जाएगा या यह एक और बड़े, अधिक विनाशकारी युद्ध में बदल जाएगा? इस मुद्दे पर विशेषज्ञ बहुत बंटे हुए हैं। कुछ का मानना है कि दोनों पक्ष थकावट के करीब हैं और एक सैन्य गतिरोध अंततः उन्हें बातचीत की मेज पर ला सकता है। वे बैक चैनल संचार और भारी इकोनॉमिक प्रेशर को शांति वार्ता के लिए संभावित उत्प्रेरक के रूप में इंगित करते हैं। हालांकि कई विश्लेषकों के बीच अधिक डेस्पेयरवादी दृष्टिकोण बढ़ रहा है। वे चेतावनी देते हैं कि वृद्धि का तर्क शक्तिशाली है। हर नए हमले और उन्नत हथियारों की हर नई डिलीवरी के साथ गलत अनुमान का जोखिम बढ़ जाता है। नाटो और रूसी सेनाओं के बीच सीधे टकराव का डर अब एक काल्पनिक परिदृश्य नहीं है, यह एक वास्तविक और वर्तमान खतरा है। कुछ ने तो अकल्पनीय वाक्यांश भी फुसफुसाने शुरू कर दिए हैं, थर्ड वर्ल्ड वॉर। उनका तर्क है कि यदि रूस को लगता है कि वह पारंपरिक युद्ध हार रहा है, तो वह सामरिक परमाणु हथियारों का उपयोग करने का सहारा ले सकता है। एक ऐसा कदम जो एक अकल्पनीय प्रतिक्रिया को ट्रिगर करेगा और दुनिया को अंधेरे में धकेल देगा। दांव इससे अधिक नहीं हो सकते। इन उच्च स्तरीय रणनीतिक गणनाओं के बीच उस भारी मानवीय पीड़ा को नजरअंदाज करना आसान है जो इस युद्ध की भयावह पृष्ठभूमि बनाती है। शरणार्थी संकट लगातार जारी है। लाखों यूक्रेनियन, जिनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं, पूरे यूरोप और उससे आगे बिखरे हुए हैं। यूक्रेन के अंदर बच्चों की एक पूरी पीढ़ी युद्ध की आवाजों के बीच बड़ी हो रही है। उनके स्कूल नष्ट हो गए हैं, उनका बचपन चोरी हो गया है। अस्पताल, बिजली संयंत्र और आवासीय इमारतें लगातार निशाना बनाई जा रही हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। मानवीय संगठनों के प्रयास वीर हैं, लेकिन वे जरूरत के सागर में सिर्फ एक बूंद हैं। आबादी पर पड़ने वाला मनोवैज्ञानिक आघात पीढ़ियों तक रहेगा। अंततः आगे का रास्ता अनिश्चितता में डूबा हुआ है। क्या शांति के लिए कोई वास्तविक मौका है, या हम केवल इस संघर्ष के अगले अधिक हिंसक अध्याय से पहले एक ठहराव देख रहे हैं? मॉस्को, कीव,
वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स के नेताओं के पास भविष्य की चाबियां हैं। उनके निर्णय यह निर्धारित करेंगे कि दुनिया एक नाजुक शांति की ओर बढ़ती है या वैश्विक तबाही के कगार पर डगमगाती है। यूक्रेन के लोगों के लिए और वास्तव में हम सभी के लिए आशा है कि ज्ञान और संयम आक्रामकता और गर्व पर हावी होगा। दुनिया एक चौराहे पर खड़ी है, दो बहुत अलग रास्तों को देख रही है। एक शांति और पुनर्निर्माण की ओर ले जाता है, दूसरा अंतहीन युद्ध की ओर। चुनाव